जय हिंद बच्चों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओम के नियम की। साथ ही साथ हम पढ़ेंगे वैद्युत प्रतिरोध एवं प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। चलिए स्टार्ट करते हैं ओम के नियम से। अब देखिए ओम का नियम क्या है। नॉर्मली अगर हम बात करें धारा की या विभवांतर की, तो हमने एक बात पढ़ी है कि जब किसी चालक के सिरों पर विभवांतर स्थापित किया जाता है, मान लीजिए ये चालक था, इसके सिरों पर विभवांतर स्थापित करते हैं, यानी कि हम इसको किसी सेल या बैटरी से जोड़ते हैं तो इस चालक में धारा प्रवाहित होती है। और ये हमको भी मालूम है नॉर्मली कि अगर हम वोल्टेज का मान यानी कि विभवांतर का मान बढ़ाएंगे तो धारा का मान बढ़ेगा, और विभवांतर का मान हम कम करेंगे तो धारा का मान कम होगा। क्लियर। तो ओम ने इसी ऑब्जर्वेशन या कहें कि इसी घटना पर आधारित के आधार पर एक नियम प्रतिपादित किया जिसको कहा गया ओम का नियम। ओम का नियम क्या था समझ लीजिए। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित हों तो यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित हों। अब देखिए भौतिक अवस्थाओं में क्या आता है। भौतिक अवस्थाओं में अगर हम बात करें तो तीन चीजें आती हैं। एक आता है लंबाई, एक आता है क्षेत्रफल और तीसरा आता है तापमान। क्या आता है? तापमान, लंबाई, क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जिसको बोला जाता है, और तीसरा तापमान। तो अगर किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहती हैं तो ओम के अनुसार किसी भी चालक के सिरों के मध्य लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यदि भौतिक अवस्थाएं परिवर्तित हों तो चालक के सिरों के मध्य लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। क्लियर। धारा का अनुक्रमानुपाती होगा तो अब यहाँ पर देखिए जब आप अनुक्रमानुपाती का निशान हटाओगे तो यहाँ पर एक नियतांक आएगा। नियतांक आ गया R इंटू आई, या हम यूँ कह सकते हैं कि जब इसको हटाओगे तो एक नियतांक आएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा V इज इक्वल, एक नियतांक आ गया मान लीजिए कांस्टेंट हमने मान लिया, इंटू आई। आई को इधर लेके आओगे तो ये क्या हो जाएगा V अपॉन आई इज इक्वल कांस्टेंट। क्लियर। तो अगर हम ओम के नियम की बात करें तो ओम का नियम क्या है। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं परिवर्तित हों तो उस चालक में प्रवाहित धारा विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है, या हम यूं कहें कि चालक के सिरों के मध्य विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा का अनुपात नियत रहता है। क्लियर। ये ओम का नियम है। अगर हम चाहें तो हम इस ओम के नियम को मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर सिद्ध भी कर सकते हैं। कैसे सिद्ध करेंगे देखिए। ओम के नियम का हम प्रतिपादन कर सकते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर ओम के नियम का निगमन। अब बहुत सिंपल तरीके से समझिए। ओम का नियम है V अपॉन आई इज इक्वल कॉन्स्टेंट। नियत हमको प्रूव करना है, ये हमको सिद्ध करना है। यानी कि इसके लिए हमको दो चीजें चाहिए, एक विभवांतर चाहिए और एक क्या चाहिए, धारा। मान लीजिए कोई चालक है, माना ये एक चालक है, इस चालक की लंबाई L, चालक की लंबाई कितनी है L, इसके अनुप्रस्थ सिरे का क्षेत्रफल A है तथा इसके सिरों के मध्य V विभवांतर स्थापित किया जाता है। कितना विभवांतर हम स्थापित करते हैं B, और जब हम इस पर B विभवांतर स्थापित करते हैं तो माना चालक में प्रवाहित होने वाली धारा का मान I है। चालक में प्रवाहित होने वाली धारा का मान I है। यहाँ पर हम ये मान लेते हैं कि जब चालक में धारा प्रवाहित होती है तो चालक के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे वो एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर अनुगमन वेग Vd से गति करेंगे। किस वेग से गति करेंगे? Vd से गति करेंगे। तो अगर इस पूरी परिस्थिति में हम देखें तो इस पूरी परिस्थिति में होगा क्या, हम धारा का मान निकालते हैं। चालक में धारा, चालक में धारा आपने पढ़ा है, धारा का मान होता है I इज इक्वल एन ई ए वी डी। आई इज इक्वल एन ई ए वी डी।
n यहाँ पर चालक का इलेक्ट्रॉन घनत्व है। इलेक्ट्रॉन घनत्व का मतलब प्रति एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यहाँ पर हम मान रखते हैं। तो I इज इक्वल क्या होगा, NEA। अब देखिए VD का मान आपने पढ़ रखा है E इंटू टाउ अपॉन M इंटू कैपिटल E। क्लियर? आपने धारा और वो वैद्युत क्षेत्र और अनुगमन वेग का संबंध पढ़ रखा है। तो अनुगमन वेग बराबर क्या होता है, E इंटू टाउ अपॉन M इंटू कैपिटल E, जहाँ पर कैपिटल E क्या है, चालक के अंदर उत्पन्न होने वाला वैद्युत क्षेत्र। हम यहाँ पर इसका मान रखते हैं। अब देखो यहाँ पे साइड से आप नोट कर लेंगे कारण, क्योंकि आपने पढ़ा है VD इज इक्वल E इंटू टाउ अपॉन M इंटू कैपिटल E। क्लियर? आगे बात करते हैं। आगे अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा, I इज इक्वल NE स्क्वायर A टाउ अपॉन M इंटू E। अब देखिए E का मान भी आपको मालूम है, E का मान आपने क्या पढ़ रखा है, E इज इक्वल होता है V अपॉन L। E इज इक्वल क्या होता है, V अपॉन L। तो अगर E की वैल्यू आप V अपॉन L यहाँ पे रखते हो, तो जब E इज इक्वल V अपॉन L आप रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, I इज इक्वल NE स्क्वायर A टाउ अपॉन M इंटू V अपॉन L। क्लियर? अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको क्या मिला, I इज इक्वल NE स्क्वायर A टाउ अपॉन M इंटू V अपॉन L। आप I को इधर ले आओ, बाकी के सारा कुछ इधर ले जाओ, तो ये I इधर आएगा, V के अपॉन में आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, V अपॉन I इज इक्वल L और M इधर जाएगा, ऊपर पहुंचेगा L इंटू M। क्लियर? ये हो गया L इंटू M अपॉन NE स्क्वायर A टाउ, ये अपॉन में आ जाएगा NE स्क्वायर A टाउ। क्लियर? तो अब देखिए आपने चालक के से क्या निकाला कि चालक में प्रवाहित होने वाली धारा के आधार पर आप VD का मान रखा, VD के बाद वैद्युत क्षेत्र का मान रखा, तो आपको क्या मिला, V अपॉन I इज इक्वल LM अपॉन NE स्क्वायर A टाउ। क्लियर? अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर अगर आप बात करते हो तो यहाँ पर अगर हम ये स्थिति लगा देंगे, यदि भौतिक अवस्थाएं ना बदलें, भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित हों, अब समझिए, यदि चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित हों, भौतिक अवस्थाएं परिवर्तित होने का मतलब क्या, देखो लंबाई बदलेगी नहीं, द्रव्यमान बदलेगा नहीं, द्रव्यमान तो इलेक्ट्रॉन का वैसे ही फिक्स होता है, वो वैसे ही नहीं बदलता। N इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी नहीं बदलती, E इलेक्ट्रॉन का आवेश वो वैसे ही फिक्स होता है, ये भी नहीं बदलेगा, A अनुप्रस्थ क्षेत्रफल भी ना बदले, और टाउ यानी कि जो आपका समय है जिसको हम श्रांति काल कह रहे हैं, श्रांति काल भी अगर नहीं बदलेगा तो ये सब कुछ क्या होगा, सारी चीजें कांस्टेंट हो जाएंगी। अगर ये सारी चीजें कांस्टेंट होंगी तो आपका क्या आएगा, LM अपॉन NE स्क्वायर A टाउ इज इक्वल कांस्टेंट। LM अपॉन NE स्क्वायर टाउ इज इक्वल क्या हो गया, कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट हो गया तो यहाँ पर समझ लीजिए, क्योंकि ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है V अपॉन I के, तो अगर ये V अपॉन I के इक्वल है तो इस स्थिति में क्या होगा, V अपॉन I इज इक्वल कांस्टेंट। क्लियर? तो समझिए, अगर हम ओम के नियम की बात करते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पे, तो बहुत आसानी से हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। सिंपल आपको करना क्या है कि एक चालक ले लीजिए जिसकी लंबाई A, अनुप्रस्थ सिरे का क्षेत्रफल A, इसमें प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों का औसत अनुगमन वेग VD, जब B विभवांतर स्थापित करते हैं तो I धारा प्रवाहित होती है। इस स्थिति में I इज इक्वल क्या होगा, NEAVD। NEAVD में VD का आप मान रखोगे तो क्या आएगा, E इंटू टाउ अपॉन M इंटू कैपिटल E। कैपिटल E का मान रखोगे V अपॉन L, तो ये आ गया। यहाँ से I इधर ले आइए, LM इधर ले जाइए, तो आपका क्या हो गया, V अपॉन I इज इक्वल LM अपॉन NE स्क्वायर A टाउ। भौतिक अवस्थाएं अगर नहीं बदलेंगी तो लंबाई, द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉनों की संख्या या इलेक्ट्रॉन का आवेश, क्षेत्रफल और श्रांतिकाल कुछ भी नहीं बदलेगा। इस स्थिति में ये सारी चीज क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। जब ये कांस्टेंट हो गई तो हमारा निकल के आता है V अपॉन I इज इक्वल कांस्टेंट,
यही हमारा ओम का नियम है। तो इसे हम बड़ी आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। क्लियर। बात करते हैं आगे कि ये यहां पर निकल के तो आ गया कांस्टेंट। अब ये जो अनुपात निकल के आया है V/I, इस अनुपात को कहते क्या है? ओम ने बाद में इसी अनुपात को एक नाम दिया जिसको बोला गया इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, मतलब वैद्युत प्रतिरोध। क्या नाम दिया गया? वैद्युत प्रतिरोध। क्यों नाम दिया उसका एक बात समझ लीजिए कि मान लीजिए ये एक चालक है और इस चालक के सिरों पर जब विभवांतर स्थापित किया जाता है तो विभवांतर V स्थापित करने पर इसमें धारा I प्रवाहित होती है। कैसे प्रवाहित होती है कि इलेक्ट्रॉनों के रूप में, जैसे ही विभवांतर स्थापित करते हैं तो इलेक्ट्रॉनों के रूप में आवेश एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर गति करता है। क्लियर। और जब आवेश एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर गति करता है तो उस स्थिति में जो धारा होती है वो होती है I = Q/T। क्लियर। मान लीजिए एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में इसको कितना समय लगता है? T। अब इस पूरी प्रक्रिया को थोड़ा डिटेल से समझो। थोड़ा डिटेल में हम क्या समझते हैं कि मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहा है, तो आपने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रॉन जब एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर गति करते हैं तो बीच में एक दूसरे से टकराते हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से ना टकराएं तो बिना टकराए जब वो एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाएंगे तो समय कम लगेगा। समय कम लगेगा तो धारा का मान बढ़ जाएगा। और जब वो टकराते हैं तो टकराने पर क्या होता है, समय ज्यादा ले लेते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचने के लिए। समय ज्यादा ले लेते हैं तो धारा का मान कम हो जाता है। तो यहां से एक बात तो क्लियर हो जाती है कि इलेक्ट्रॉनों का जो टकरा रहे हैं एक दूसरे से या धनायनों से टकरा रहे हैं, इस टकराने के कारण धारा का मान घट रहा है। धारा का मान घट रहा है, इसका मतलब क्या कि ये टकराने की जो घटना है ये धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न कर रही है। और धारा के मार्ग में उत्पन्न इसी रुकावट, रुकावट का मतलब होता है अवरोध, को ही प्रतिरोध कहा जाता है। तो फिर से समझ लीजिए कि वैद्युत प्रतिरोध क्या है। जब किसी चालक में धारा प्रवाहित होती है तो धारा के मार्ग में उत्पन्न रुकावट को क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। क्या होता है? धारा के मार्ग में उत्पन्न रुकावट, रुकावट को ही वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। अब ये रुकावट हो किसके कारण उत्पन्न रही है? इलेक्ट्रॉनों के टकराने के कारण। तो एक सिंपल सी बात है कि इलेक्ट्रॉन अगर टकराएंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा। नॉर्मल सी कंडीशन है। आपको मान लीजिए एक जगह से दूसरी जगह जाना है और आप किसी से टकरा जाते हो या गिर पड़ते हो, फिर उठते हो, फिर चलते हो, फिर गिर पड़ते हो, फिर टकरा जाते हो। तो इस तरीके से अगर आप जाओगे तो ज्यादा समय ले लोगे। और नॉर्मली क्या है कि आप बिना टकराए अगर जाओगे तो क्या होगा, समय कम लगेगा। तो सिंपल सी बात यहाँ पर भी वही फॉलो हो रहा है कि जो टकराने की घटना है उसके कारण धारा के मार्ग में रुकावटें उत्पन्न हो रही हैं, अवरोध उत्पन्न हो रहा है। उसी अवरोध को नाम दिया गया है वैद्युत प्रतिरोध। क्लियर। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि चालकों में प्रतिरोध का कारण क्या है। तो अगर कारण की बात करी जाती है यहाँ पर, प्रतिरोध का कारण अगर आपसे पूछा जाता है, कारण मतलब कॉज, तो कारण आप बता सकते हो इलेक्ट्रॉनों का टकराना। इलेक्ट्रॉनों का टकराना। अगर इलेक्ट्रॉन ना टकराएं तो ये रुकावट उत्पन्न ना हो, तो कारण इसका इलेक्ट्रॉनों का टकराना है। अब बात आती है कि ये जो रुकावट उत्पन्न हो रही है, जो वैद्युत प्रतिरोध है, इसका मान क्या होता है। मान लीजिए आपने बी विभवांतर स्थापित किया है और आई इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, तो चालक के सिरों पर स्थापित विभवांतर और उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को ही प्रतिरोध कहा जाता है। यानी कि ओम के नियम में जो हमको नियतांक मिला था, उसी नियतांक को बाद में एक नाम दे दिया, प्रतिरोध। तो किसी भी चालक के सिरों पर विभवांतर और उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को ही वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। क्लियर। ये आ गया। अगर हम ओम के नियम से बात करें, ओम के नियम से, ठीक है, ओम के नियम से हमको क्या मिला था कि ये जो V/I था ये R है और ये एक नियतांक था, मान कितना था इसका, L/m/n E² A τ। क्लियर।
तो सिंपल सी बात समझ लीजिए, प्रतिरोध को समझने का एक छोटा सा फंडा है कि अगर चालक में धारा प्रवाहित होती है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से आपस में टकराते हैं, संघट्य करते हैं, जिसके कारण मुक्त इलेक्ट्रॉनों को एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचने में लगने वाला समय बढ़ जाता है और उसके फलस्वरूप धारा का मान कम होने लगता है। जितनी बार टकराएंगे, जितना ज़्यादा टकराएंगे, धारा का मान उतना कम होता जाएगा और धारा के मार्ग में उत्पन्न इसी रुकावट को प्रतिरोध कहा जाता है। प्रतिरोध का जो मान होता है चालक के सिरों पर स्थापित विभवांतर और उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात के बराबर होता है। अगर हम चाहें तो V अपॉन आई इज इक्वल आर, ओम के नियम से इसकी तुलना कर ले तो आर का मान आता है L इंटू एम अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ। क्लियर? देखिए ये जो प्रतिरोध है, इस प्रतिरोध की अगर हम बात करें तो ये प्रतिरोध का जो मात्रक होता है तो V अपॉन आई के हिसाब से जो हमको इसका मात्रक मिल रहा है वो मात्रक इसका हमको मिलता है वोल्ट प्रति एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर। और वोल्ट प्रति एम्पियर जो आपको मिला है इसी को बोला जाता है ओम। क्या बोलते हैं? ओम। और इसके लिए जो सिंबल यानी कि जो हम चिन्ह यूज करते हैं वो होता है ये ओमेगा का। इसका मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर या फिर ओम होता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक आता है किसी भी चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। तो अब यहां पर एक बात देखिए, सिंपल सा अभी हमने एक फॉर्मूला निकाला है। क्या फॉर्मूला निकाला? चूंकि जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध यानी कि V अपॉन आई इज इक्वल आर, और इसी का फॉर्मूला क्या होता है? ओम के नियम से क्या आया? एल एम अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ। अब जरा इसको देखो, इसमें अगर हम यहां पर देखें तो यहां पर ये जो आपका m है, m क्या है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और जो E है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश। अगर इन दोनों की बात की जाए तो ये दोनों कैसे हैं? नियत हैं। नियत का मतलब कांस्टेंट। आप किसी भी पदार्थ के लिए, किसी भी लंबाई का, किसी भी क्षेत्रफल के लिए या किसी भी तापमान पर बात करें, ना तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बदलने वाला है, ना ही इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो इस फॉर्मूले में ये दोनों नियतांक हैं। अगर हम इस नियतांक को हटा दें, नियतांक को जब हम हटाएंगे तब हमको क्या मिलेगा? तब हमको मिलने वाला है R अनुक्रमानुपाती L अपॉन एन ए टाउ। M और E दोनों नियतांक थे, हट गए। जब ये दोनों नियतांक यहां से हट जाते हैं तो अब यहां से देखो, यहां से हमको 4 संबंध मिलने वाले हैं। पहला संबंध R अनुक्रमानुपाती L, दूसरा R व्युत्क्रमानुपाती क्षेत्रफल A, तीसरा R N, चौथा R। अब समझ लीजिए, चारों को अलग अलग लिख लिया। तो प्रतिरोध को प्रभावित 4 कारक करते हैं। पहला कारक चालक की लंबाई। तो किसी भी चालक की लंबाई उसके प्रतिरोध की, या हम कहें किसी भी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब चालक की लंबाई जितनी बढ़ाते जाओगे प्रतिरोध उतना बढ़ता जाएगा। और नॉर्मल सी बात है, मान लीजिए कि ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक चालक है। जैसे हमने बात करी, प्रतिरोध होता क्या है? प्रतिरोध का मतलब है इलेक्ट्रॉनों का टकराना। अब ये एक चालक है, इस चालक में आपको इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने हैं, एक सिरे से दूसरे सिरे तक। टकराने की संभावनाएं जो भी होंगी उसी को प्रतिरोध कहेंगे। और मान लीजिए उतने ही विभव पर हम क्या करते, इस चालक की लंबाई को बढ़ा देते, तो इसे और आगे जाना पड़ता, ज़्यादा रास्ता चलना पड़ता। अब ज़्यादा रास्ता चलना पड़ता तो टकराने की संभावनाएं भी बढ़ जाती, मतलब प्रतिरोध बढ़ जाता। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि जो प्रतिरोध होता है वो लंबाई के अनुक्रमानुपाती है। दूसरा हम समझते हैं, दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा आता है क्षेत्रफल। मान लीजिए ये एक चालक है, इसमें इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे तक जा रहे हैं।
जितने बार भी टकरा रहे हैं वो इसका प्रतिरोध है। लेकिन अगर हम इसी चालक को उठा के चौड़ा कर दें, चौड़ा कर देंगे तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो पास पास थे, जो घने थे, वो कैसे हो जाएंगे, दूर दूर। और इलेक्ट्रॉन जब दूर दूर होके चलेंगे तो क्या होगा, इनकी टकराने की संभावनाएं घट जाएंगी। मतलब क्षेत्रफल बढ़ाने पर क्या होगा, प्रतिरोध कम हो जाएगा। तो यहाँ से रिलेशन निकल के आता है कि जो प्रतिरोध होता है वो चालक के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तीसरा, प्रतिरोध चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या या किसी भी चालक के जो इलेक्ट्रॉन घनत्व होता है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इलेक्ट्रॉन घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती होने का मतलब है, अब यहाँ पर समझ लीजिए, ये जो चीज है ये दो चीजों पर निर्भर करती है। ये राशि एक तो पदार्थ पर निर्भर करती है और दूसरा उसके तापमान पर। अलग अलग पदार्थ में जो इलेक्ट्रॉन घनत्व होता है वो अलग अलग होता है। साथ ही साथ अगर हम किसी एक पदार्थ के लिए बात करें और हम तापमान बदलते हैं, तो तापमान बदलने पर भी क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बदल सकती है। तो इसलिए ये दो चीजों पर निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति और तापमान, या चालक की प्रकृति और तापमान। लेकिन मेनली ये डिपेंड करता है किस पर, पदार्थ की प्रकृति पर। अगला है आपका श्रांति काल। तो प्रतिरोध श्रांति काल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और श्रांति काल जो होता है किसी भी चालक में, वो उसके तापमान पर निर्भर करता है। मान लीजिए आपने लंबाई भी नहीं बदली, क्षेत्रफल भी नहीं बदला, पदार्थ भी वही रहने दिया, लेकिन आप चालक का ताप बदल देते हो। तो ताप बदलने पर क्या होगा, ताप बदलने पर इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा बढ़ेगी, गतिज ऊर्जा। जल्दी जल्दी चलेंगे, जल्दी जल्दी चलेंगे तो क्या होगा, जल्दी टकराएंगे। तो ताप बढ़ाने पर जल्दी टकराएंगे, जल्दी टकराने का मतलब है श्रांति काल कम हो जाएगा। तो मान लो एक सिरे से दूसरे सिरे तक इन्हें पहुंचना था, जब वो धीरे धीरे चल रहे थे तो 5 बार टकरा रहे थे, अब वो तेजी से चलेंगे तो क्या होगा, इतनी ही जगह में वो ज्यादा बार टकरा जाएंगे। तो श्रांति काल कम हो गया। श्रांति काल कम होने के कारण क्या हो रहा है, प्रतिरोध बढ़ रहा है, प्रतिरोध बढ़ रहा है। तो इस प्रकार हम बात करें तो किसी भी चालक का जो प्रतिरोध होता है वो 4 कारकों पर निर्भर करता है। पहला होता है उसकी लंबाई, लंबाई पर निर्भर करता है और लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरा होता है उसके अनुप्रस्थ सिरे का क्षेत्रफल और अनुप्रस्थ सिरे के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तीसरा होता है पदार्थ की प्रकृति यानी कि इलेक्ट्रॉन घनत्व पर निर्भर करता है। और चौथा उसके श्रांति काल यानी कि तापमान पर निर्भर करता है। तो ये 4 कारक हैं जिनको बदल के किसी भी चालक के तापमान को, किसी भी चालक के प्रतिरोध को बदला जा सकता है। और सिंपली ये जो चारों कारक हैं हमको कहां से मिलते हैं, ओम के नियम वाले फॉर्मूले से मिल जाते हैं। क्लियर, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसी से संबंधित एक क्वेश्चन आ जाता है, जो हमने बात करी थी कि प्रतिरोध लंबाई के अनुक्रमानुपाती है। तो एक क्वेश्चन आ गया कि एक चालक तार का प्रतिरोध 8 ओम है, इसे 2 गुनी लंबाई तक खींचा जाता है, नया प्रतिरोध क्या होगा, नया प्रतिरोध क्या होगा। तो अब एक बात समझो कि जब आप किसी, ये तार है, इसको हम खींच के लंबा करेंगे तो क्या होगा, इसका क्षेत्रफल भी तो कम होगा, इसका क्षेत्रफल कम हो जाएगा। जब इसका क्षेत्रफल कम हो जाएगा तो एक बात सिंपल सी समझ लीजिए, हमको ये चीज तो मालूम है कि चालक का जो प्रतिरोध होता है वो लंबाई के अनुक्रमानुपाती है। इस स्थिति में अगर हम बात करें तो R2 अपॉन R1 क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए आपका L2 अपॉन L1। क्लियर, L2 अपॉन L1। लेकिन इतने से काम होने वाला है नहीं। इतने से काम क्यों नहीं होने वाला, क्योंकि क्षेत्रफल भी बदल रहा है। क्षेत्रफल भी बदल रहा है तो हम यहाँ पर ये लगा सकते हैं L अपॉन ए कर सकते हैं। तो L अपॉन ए करने पे क्या होगा, L2 अपॉन L1 इंटू A1 अपॉन A2। L अपॉन ए आप करोगे तो यहाँ से क्या निकल के आएगा आपका, ये निकल के आएगा आपका, जब आप R2 अपॉन R1 करते हो तो R2 अपॉन R1 इज इक्वल L1 अपॉन A1 अपॉन L2 अपॉन A2 अपॉन L1 अपॉन A1। करो जरा इसको सॉल्व, तो ये आएगा आपका R2 अपॉन R1 इज इक्वल L2 अपॉन L1 इंटू A1 अपॉन A2। यानी कि आपको दोनों चाहिए, क्षेत्रफल भी चाहिए और लंबाई भी चाहिए। अब ये क्षेत्रफल और लंबाई कैसे निकालेंगे, तो अगर हम यहां पर बात करें तो चालक का
जो आपका आयतन होगा, चालक का आयतन कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। चालक का आयतन कांस्टेंट होने का मतलब क्या है कि खींचने से पहले तार का आयतन और खींचने के बाद तार का आयतन, दोनों आयतन कैसे रहने वाले हैं, सेम रहने वाले हैं। और जब दोनों आयतन सेम रहने वाले हैं तो इस स्थिति में अगर हम बात करें तो क्या होगा, A1L1 इज इक्वल A2L2। तो अगर हम यहां से बात करें A1/A2 निकाल लें तो ये क्या आएगा, L1/L2। ठीक है, समीकरण नंबर 1। इसका हम मान रख देते हैं यहाँ पे समीकरण 1 से। अब बेटा समीकरण 1 से अगर आप मान रखोगे तो R2/R1 क्या बनेगा, L2/L1 इंटू A1/L2, A2 की वैल्यू L2/L1। ये हो गया आपका L2/L1 का होल स्क्वायर। क्लियर। अब यहां से देखो R2/R1 का आप मान रखते हो, निकालना है आपको R2/R1 इज इक्वल R2/R1 इज इक्वल L2/L1। L2 कितना है 2L, L1 कितना है L, होल स्क्वायर कर दो कैंसिल। तो ये कितना आया, R2 इज इक्वल R1, ये डिवाइड में था इधर आया मल्टीप्लाई हो गया, इंटू 2 का स्क्वायर 4। R2 इज इक्वल R1 कितना था 8 ओम इंटू 4, R2 कितना हो गया 32 ओम। क्लियर। तो एक सिंपल सी बात है कि लंबाई के आधार पे आप इसके ये प्रतिरोध को निकाल रहे हो, तो देखो लंबाई जब बदलेगी तो क्षेत्रफल भी बदलेगा। लंबाई बदलने पे क्या होगा, क्षेत्रफल भी बदलेगा। तो यहां से देखो, यहां से जब हम सॉल्व करते हैं तो हमको दो कॉमन रिलेशन मिलते हैं। वो दो कॉमन रिलेशन क्या हैं, उन कॉमन रिलेशंस के बारे में समझ लीजिए। यदि चालक की लंबाई n गुनी कर दी जाए, चालक की लंबाई अगर n गुनी कर दी जाती है तो इस स्थिति में जो आपके प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है वो होता है आपका R2 इज इक्वल R1 इंटू एन स्क्वायर। क्लियर। या फिर हम इसको लिख सकते हैं R2 इज इक्वल R1 इंटू L2/L1 का होल स्क्वायर। क्लियर। ये चालक की लंबाई बदलने पर प्रतिरोध में होने वाले परिवर्तन के लिए फॉर्मूला हम लिख सकते हैं। दूसरा ये भी हो सकता है, दूसरी स्थिति ये भी दी जा सकती है, यदि चालक की त्रिज्या 1/n गुनी कर दी जाए, यानी कि खींचा जाता है और आपको ये नहीं बोला जाता कि लंबाई कितने गुना बढ़ रही है, ये बोल दिया जाता है जब उसको खींचते हैं तो उसकी त्रिज्या आधी रह जाती है या चौथाई रह जाती है या तिहाई रह जाती है। तो 1/n गुनी अगर त्रिज्या कर दी जाएगी तो इस संबंध में जो आपके प्रतिरोध का फॉर्मूला आएगा वो आएगा आपका R2 इज इक्वल R1 इंटू n की पावर 4। क्लियर। ये त्रिज्या से संबंधित फॉर्मूला है। अगर उसकी त्रिज्या n गुनी कर दी जाती है तो त्रिज्या n गुनी करने पर उसका जो प्रतिरोध होगा वो 1/n गुनी अगर त्रिज्या कर दी जाती है तो प्रतिरोध उसका n की पावर 4 गुना हो जाएगा। क्लियर। तो ये सिंपल से कारक हैं जिन पर किसी भी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है और हम उनकी वैल्यू इस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर। आगे बात करते हैं। आगे अगर हम बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कार्बन प्रतिरोधक। अब देखिए ये कार्बन प्रतिरोधक क्या है। सामान्यतः जब हम बात करते हैं तो सामान्य अवस्था में क्या होता है कि सामान्य अवस्था में किसी भी चालक का जो प्रतिरोध होता है वो बहुत कम होता है। चालक का प्रतिरोध बहुत कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि चालक की जो प्रतिरोधकता है वो बहुत कम होती है।
तो अगर किसी परिपथ में हमको बहुत हाई अमाउंट का, बहुत ज़्यादा वैल्यू का, बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रतिरोध स्थापित करना है, लगाना है, तो उसके लिए हम चालकों का तो प्रयोग नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें एक ऐसी युक्ति या एक ऐसा यंत्र प्रयोग करना होता है, एक ऐसी डिवाइस प्रयोग करनी होती है जिसका प्रतिरोध बहुत अधिक हो। तो इसके लिए हम एक युक्ति बनाते हैं, अर्धचालकों का प्रयोग करके एक युक्ति बनाई जाती है जिसको बोला जाता है कार्बन प्रतिरोधक। कार्बन प्रतिरोधक क्या होता है? कार्बन प्रतिरोधक एक इस प्रकार की बेलनाकार छोटी सी युक्ति होती है, बेलनाकार। इस बेलनाकार युक्ति की अगर हम बात करें, इस प्रकार से बेलनाकार एक युक्ति होती है जिसके दोनों सिरों पर इस प्रकार से लगाने के लिए खुले रहते हैं, और इस पर अलग अलग रंग की लाइनें बनी होती हैं। 3 लाइनें जो होती हैं वो बहुत पास पास होती हैं, और एक लाइन जो होती है वो काफ़ी दूर होती है। इस प्रकार से अलग अलग रंग की लाइनें बनी होती हैं, तो इसको बोला जाता है कार्बन प्रतिरोधक। कार्बन प्रतिरोधक जो होता है उसमें अलग अलग कलर अलग अलग मात्रा को प्रदर्शित करती है। जैसे इसमें 4 लाइनें हैं, शुरुआत की अगर हम 2 लाइनों की बात करें तो इसकी शुरुआत की जो 2 लाइनें होती हैं ये उस प्रतिरोध के अंक को प्रदर्शित करती हैं। तीसरी जो लाइन होती है ये उसका गुणक होती है। चौथी जो लाइन होती है ये उसकी सहनशीलता, ये किसको प्रदर्शित करती है? उसकी सहनशीलता को प्रदर्शित करती है। तो इस प्रकार से कभी कभी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि आपको एक प्रतिरोध दे दिया जाएगा, उसका कलर कॉम्बिनेशन आपको मालूम होगा और आपसे कहा जाएगा इसके प्रतिरोध की मात्रा ज्ञात करिए। तो कलर कॉम्बिनेशन के बेस पे आप प्रतिरोध की मात्रा कैसे ज्ञात करते हो वो समझ लो। शुरुआत में 3 लाइनें हैं, 3 लाइनों में 10 कलर संभव हैं। 2 लाइनें जो शुरुआत की होंगी वो अंक बताएंगी, हर कलर का एक अलग अंक होगा। तीसरी लाइन जो होगी इसमें भी 10 कलर संभव हैं, लेकिन ये गुणक को प्रदर्शित करती है और हर कलर का एक निश्चित गुणक होता है। चौथी लाइन सहनशीलता की है, इसमें 2 कलर संभव हैं, या तो ये गोल्डन हो सकती है या सिल्वर, यानी कि सुनहरी या चांदी कलर की, या फिर इसमें कोई कलर नहीं होगा, यानी कि चौथी लाइन नहीं होगी, चौथी पट्टी नहीं होगी। तो ये संभावनाएं हैं। अब समझ लीजिए कि इसमें जो 2 लाइनें हैं, जो अंक हैं या जो गुणक है, वो किस रंग के लिए कितना अंक होता है, किस रंग के लिए कितना गुणक होता है, समझिए। जैसे ये दिया गया है कि ये वाली जो टेबल आपको दी गई है ये पहली और दूसरी पट्टी के लिए, प्रथम व द्वितीय। अब प्रथम व द्वितीय में आप देखिए, प्रथम व द्वितीय में जब आप बात करते हो तो यहां पर क्या है? पहला रंग है आपका काला। अगर काला रंग है तो काले का जो अंक होता है वो 0। दूसरा है भूरा, इसका अंक है 1। तीसरा है लाल, इसका अंक है 2। नारंगी है तो इसका अंक 3। पीला है तो इसका अंक 4। हरा है इसका अंक 5। नीले का अंक है 6। बैगनी का है 7। स्लेटी का है 8 और सफेद का है 9। यानी कि 0 से लेके 9 तक टोटल मिला के 10 कलर हैं। जब इनके गुणक की बात, यही अगर रंग तीसरी पट्टी में हो तो गुणक देखो, जो अंक है वही गुणक में बदल जाता है। जैसे 0 है तो गुणक कितना हो गया? 10 की घात 0। 1 है तो गुणक 10 की घात 1। 3 है, 2 है तो 10 की घात 2। 3 है तो 10 की घात 3। 4 है तो 10 की घात 4। ऐसे लेके 10 की घात 9 तक ये गुणक रहेंगे अलग अलग कलर के। बात करते हैं चौथी पट्टी की। चौथी पट्टी में रंग अगर सुनहरा दिया है तो उसकी सहनशीलता ±5%, यानी कि जो आपका यहाँ से मात्रा निकल के आएगी, मान निकल के आएगा, उसमें 5% प्लस या 5% माइनस तक वो चेंज हो सकता है, ये उसकी त्रुटि हो सकती है। चांदी की बात करते हैं तो ये ±10% के लिए है, और अगर कोई रंग नहीं होगा तो ये ±20% के लिए है। प्रतिरोध दिखाई कैसे देते हैं? तो देखो ये डायग्राम दिया हुआ है, हमने पहले ही बोला, देखो ये 1 2 3 लाइनें दिखाई दे रही हैं, किसी में 3 है, किसी में 4 हैं, अलग अलग कलर की। अब बात ये आती है कि ये कलर कोड में 10 कलर हैं, ये हमको याद कैसे रहेंगे? तो देखो इनके जो इंग्लिश नेम है, इंग्लिश नेम के आधार पे एक सेंटेंस बनता है, उस सेंटेंस के थ्रू आप इसको याद कर सकते हो। वो सेंटेंस क्या है? बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन had very good wife। क्लियर?
अब देखिए इस स्टेटमेंट में जो कैपिटल लेटर है वो हर कैपिटल लेटर एक कलर को डिनोट कर रहा है। जैसे बी मतलब ब्लैक, बी मतलब ब्राउन, आर मतलब रेड, ओ मतलब ऑरेंज, वाई मतलब येलो, जी ग्रीन, बी ब्लू, वी वायलेट, जी ग्रे और डब्लू यानी कि वाइट। तो आप इस सेंटेंस के थ्रू इसमें जो कैपिटल वर्ड है वो हर कैपिटल वर्ड एक पर्टिकुलर कलर को रिप्रेजेंट करता है। आप उसके इंग्लिश कोड वर्ड याद कर सकते हो। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वाइफ। क्लियर। और इस कोड वर्ड के बेस पे आप किसी भी प्रतिरोध की कलर कोड के आधार पर उसका मान ज्ञात कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन करते हैं इसका। देखिए इसका क्वेश्चन क्या है, जैसे ये दिया है, एक कार्बन प्रतिरोध के बैंडों के रंग क्रमशः लाल, काला, नारंगी तथा रजत है। पहला है लाल, फिर है काला, फिर है नारंगी, फिर रजत। ठीक है, अब इसका देखो कलर कोड क्या बन सकता है। सेंटेंस क्या है, बी बी रॉय, ठीक है, ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वाइफ। क्लियर। अब पहला कौन सा है, पहला कलर इसमें है लाल, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, पहला है लाल। तो अगर रेजिस्टेंस का मान हम निकाल रहे हैं प्रतिरोध का, तो पहले के लिए अंक कितना आया, पहले के लिए अंक आया आपका 2, लाल का अंक हो गया 2। ठीक है, फिर है काला, तो पहला यानी कि ब्लैक, ब्लैक इसमें 0 हो गया, इनटू तीसरा होता है गुणक का, नारंगी मतलब ऑरेंज, ऑरेंज कहाँ है, ये रहा 3, तो 20 इंटू 10 की घात 3, ये इसका मान हो गया प्लस माइनस, क्योंकि जो आपकी चौथी पट्टी होती है ये सहनशीलता की होती है। कैसे निकालते हैं, प्लस माइनस करके। तो प्लस माइनस रजत, रजत के लिए हमने क्या बोला था, सिल्वर, यानी कितना परसेंट, 10%, तो प्लस माइनस 10%। क्लियर। तो अगर हम इस प्रतिरोध के मान की बात करें तो इसका जो प्रतिरोध आएगा वो आएगा आपका 20 इंटू 10 की घात 3 प्लस माइनस 10%। ये हो गया आपका आंसर। तो इस प्रकार से आप किसी भी कलर कोड के लिए प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हो। बड़ा आसान है, आप वो एक सेंटेंस और उस सेंटेंस में कलर की जो नंबर है वो याद कर लीजिए। पहली 2 लाइनें नंबर होती हैं, अंक होती हैं, तीसरी लाइन गुणक की होती है, चौथी लाइन होती है सहनशीलता की, और इस प्रकार आप किसी भी प्रतिरोध का, कार्बन प्रतिरोध का मान निकाल सकते हो। क्लियर। आज के लिए इतना ही, इसके आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि ये जो हम पढ़ रहे हैं इन सब के नोट्स वीडियो के साथ लिंक में दिए गए हैं, तो आप इनके नोट्स को भी लिंक के थ्रू डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू।